हर एक सांस का कर्ज चुकाना होगा, हमें अब वृक्ष लगाना होगा, हमें अब वृक्ष बचाना होगा। नमस्कार, जय हिंद। आज जब देश में हजारों जिंदगियां हर एक सांस के कतरे को मोहताज है, एक एक सांस के कतरे को मोहताज है, तब हमें आज इसकी महत्वता समझ में आ रही है, तब हमें वृक्षों की उपयोगिता समझ में आ रही है। लेकिन आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व भी देश में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसकी उपयोगिता को पहले ही परख रखा था, बखूबी समझ रखा था। एक ऐसी ही हस्ती है, एक ऐसी ही प्रतिभा के धनी थे सुंदरलाल बहुगुणा। बात करेंगे आज इनके जीवन पर, इनके जीवन में उपलब्धियों पर और इनके जीवन में किए गए कार्यों की। शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 94 वर्ष पूर्व की बात है। 9 जनवरी 1927 को देश की तीर्थ नगरी, खूबसूरत राज्य उत्तराखंड का एक टिहरी गढ़वाल जिले के एक छोटा सा गांव सिलियारा जन्म होता है एक छोटे से बच्चे का। लेकिन कहते हैं ना, पूत के पांव तो पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। कुछ ऐसे ही थे सुंदरलाल बहुगुणा। 13 वर्ष की आयु में राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से जुड़ गए थे। इस ओर इनका ध्यान आकर्षित किया इनके एक दोस्त ने, जिसका नाम था श्रीदेव सुमन। वो कहते हैं ना, दोस्त अगर अच्छा हो तो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा बदल सकता है। दिशा बदलने का काम श्रीदेव ने किया सुंदरलाल की। उन्होंने आकर्षित किया सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाया। श्रीदेव सुमन प्रेरित थे गांधी जी की अहिंसावादी नीति से। दौर चल रहा था देश में आजादी का। आजादी की लपटें उबाल मार रही थी और उन्हीं की अहिंसावादी, गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों से ओतप्रोत थे, प्रेरित थे श्रीदेव सुमन, और इसलिए उन्होंने सुंदरलाल को इस ओर आकर्षित किया। सुंदरलाल 13 वर्ष की आयु से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ गए थे। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया और गांधी जी के साथ आंदोलनों में सहभागिता दी। 1949 में जब देश आजाद हो चुका था तो इन्होंने समाज में दलितों के प्रति हो रहे अत्याचार और हरिजनों के साथ हो रहे सामाजिक दुर्व्यवहार, जैसे मंदिरों में हरिजनों के को रोक को लेकर के 16 दिन का अनशन किया। ये यहीं पे नहीं रुके। लगभग इन्होंने जितने भी सामाजिक दोष थे, सामाजिक कुरीतियां थी, उन्हें लेकर के लगातार ये आंदोलन और अनशन के माध्यम से सरकार के कानों तक ये बातों को पहुंचाते रहे। जैसे कि वो शराब की बिक्री पर रोक हो या दलितों के कर्णधार बने रहे काफी लंबे समय तक। 1956 में शादी के बाद इन्होंने पूर्णतः अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और अपनी पत्नी के साथ ही उत्तराखंड के अंदर ही एक संस्था का निर्माण किया जो कि सामाजिक कार्यों के लिए कार्य करती थी। दशक आया 1970 का, जबकि देश ने उन्हें पहचाना, उनकी प्रतिभा को जाना, उनके वनों से प्रेम को पहचाना। 1970 का दशक था जब भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, समय देश का भारत की झड़पें चल रही थी चीन के साथ, मौजूदा हालत को देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चीन से लगे सटे क्षेत्रों में सड़क निर्माण की योजना बनाई और एक प्रस्ताव लेकर के आए ताकि वहां तक देश की सेना की पहुंच बन सके और चाइना को डिफेंड किया जा सके। उसी प्रस्ताव के अंतर्गत उत्तराखंड के अंदर भी कुछ सड़कें बनाई जानी थी, कुछ लंबी रोड बनाई जानी थी और उन सड़कों के निर्माण के लिए एक काफी ज्यादा संख्या में वृक्षों की कटाई होनी थी। बात आई 1973 की, कुछ वृक्षों की कटाई शुरू हुई, लेकिन वहीं पर एक छोटा सा गांव था जहां एक महिला थी, गौरा देवी। इन्होंने सर्वप्रथम वृक्षों की कटाई का विरोध किया। 26 मार्च 1974 को चमोली जिला, उत्तराखंड का चमोली जिला, जहां पर लगभग 2400 वृक्षों की कटाई होनी थी, कॉन्ट्रैक्टर आ चुके थे, गौरा देवी फिर एक बार सामने आई। गौरा देवी ने महिलाओं का संगठन बनाया। लगभग 27 महिलाओं के साथ जाकर उन ठेकेदारों से बात करनी चाहिए और वृक्षों की कटाई को रोकना चाहा। वो नहीं माने, लिहाजा उन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके वृक्षों से लिपट गई। यहां से एक आंदोलन ने जन्म लिया देश में, नाम पड़ा चिपको आंदोलन। तिथि थी सब 26 मार्च 1974। ये 1974 का सन था जहां चिपको आंदोलन देश में काफी प्रभावी रहा। शुरुआत चमोली जिले से हुई थी। इसको व्यापक रूप सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया।
देश विदेश तक इस आंदोलन की ललक पहुंची और उत्तराखंड के हर एक क्षेत्रों में इस आंदोलन ने प्रभावी रूप ले रखा था। सुंदरलाल इसका व्यापक नेतृत्व कर रहे थे। इंदिरा गांधी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जाए। आंदोलन इतना व्यापक था, विश्व प्रसिद्ध हो चुका था कि सरकार को अंतोगत्ता झुकना पड़ा और सरकार ने 15 साल के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दिया। यहीं से सुंदरलाल की प्रतिभा को लोगों ने पहचाना, उनके नेतृत्व कुशल कौशल को जाना। केवल इतना ही नहीं, वो आगे भी समाज के प्रति कार्य करते रहे, उत्तराखंड के लिए कार्य करते रहे। 1980 में अमेरिका की एक फेमस संस्था थी फ्रेंड ऑफ नेचर करके, उन्होंने सर्वप्रथम इन्हें सम्मानित किया। 1981 में मौजूदा प्रधानमंत्री ने इन्हें पद्मश्री का ऑफर दिया, लेकिन इन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि जब तक देश में पूर्णतः वृक्षों की कटाई पर रोक नहीं लगेगी, कि किसी भी प्रकार के सम्मान को ग्रहण नहीं करेंगे। कमाल की पर्सनालिटी थी साहब। आगे चलता रहा देश में, यहीं तक नहीं रुके जब उत्तराखंड के अंदर टिहरी डैम का निर्माण होना था। उत्तराखंड के अंदर जब टिहरी डैम का निर्माण होना था तो इन्होंने उसका विरोध किया। वजह ये थी कि टिहरी डैम के निर्माण में काफी ज्यादा मात्रा में खुदाई होना था। आपको जानकर आप जानते ही होंगे कि देश में सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये उस दौरान की बात है जब इसका निर्माण शुरू होना था और इसके लिए काफी ज्यादा मात्रा में खुदाई होना था, जिससे डर था कि कहीं आसपास की वादियों में, पहाड़ों में दरारें ना आ जाएं, जिससे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को खतरा था, वहां के जीवन में संकट था, वहां के जीवन को संकट था। इन्होंने विरोध किया। उस दौरान तो उस पर रोक लगाई गई, फाइनली इस पर अभी निर्माण हो चुका है। उस दौरान उस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन सुंदरलाल वहां भी नहीं रुके। ये अपने सामाजिक कार्यों से, अपने पर्यावरण के प्रति प्रेम से समय समय पर देश में मीडिया चैनलों के लिए एक चर्चा का विषय बने रहे। अंततः सरकार ने 2001 के अंदर भारत के द्वितीय बड़े पुरस्कार पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया। इससे पहले 1999 में गांधी पुरस्कार, गांधी सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। गांधी जी के अहिंसावादी नीतियों से प्रेरित थे सभी। इन्हें गांधी की अहिंसावादी नीतियों के कारण पर्यावरण गांधी का नाम कहते थे, पर्यावरण गांधी के नाम से संबोधित करते थे। कुछ और नाम जैसे वृक्ष प्रेमी, पर्यावरणविद, ऐसे कई सारे नामों से इन्हें संबोधित किया गया। शुरू से लेकर अंतिम तक अपना जीवन पर्यावरण के प्रति समर्पित करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा 21 मई 2021 को कोरोना के कारण हरिद्वार एम्स के अंदर भगवान के श्री चरणों को चले गए और प्रकृति को छोड़कर प्रकृति में विलीन हो गए। सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन से देश के हर यूथ को, हर युवा को बहुत कुछ सीखना चाहिए। किस प्रकार उन्होंने देश में चिपको आंदोलन के तहत, चाहे पर्यावरण कार्यों के तहत, अपने पर्यावरण कार्यों के लिए किए गए प्रयासों के तहत देश में एक जागरूकता लेकर आए। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि देश में वृक्ष की कीमत कितनी है, जंगलों का महत्व कितना है। सरकारों का मानना है कि देश का विकास और प्रकृति का विनाश, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व में भी ऐसे कुछ देश हैं जहां पर जिन्होंने विकास किया है लेकिन साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखा है। सरकारों को भी कुछ ऐसी नीतियां बनानी होंगी। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, हम सभी यूथ का भी एक शिक्षा लेनी चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा जी से, कि कम से कम जो सांस हम सारी जिंदगी लेते हैं उसका कर्ज चुकाएं। कम से कम एक वृक्ष अपनी जिंदगी में तैयार करके जाए, कम से कम एक वृक्ष तो तैयार करके जाए। ये वीडियो हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि है उनके जीवन को, उनके पर्यावरण में किए गए कार्यों को, और एक सीख है हम सभी युवाओं को के लिए कि ये दौर है जब आज देश में कोरोना का काल चल रहा है और ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। ये तभी है
जब देश में वृक्षों की लगातार कटाई चल रही है। अभी फिलहाल में एक न्यूज आई कि झारखंड में एक जिला जहां हीरे की खुदाई के लिए 1.5 लाख वृक्षों की कटाई करनी। हमें समझना होगा, प्रकृति की महत्व को समझना होगा। यूथ से अनुरोध है, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वृक्ष है तो शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाएगी। समझिए इसकी महत्व को। जिंदगी में कम से कम एक वृक्ष खुद के लिए तो जरूर लगाइए। 2 पंक्तियां लास्ट में सुनाता हूं कि कैसा जहर घुला है वादियों में, कैसा जहर घुल गया है वादियों में, हर एक सांस को मोहताज जिंदगी है। यार कुछ तो किया होगा हमने इस प्रकृति के साथ, यार कुछ तो किया होगा हमने भी इस प्रकृति के साथ, वरना जानवर अभी भी खुले हैं, सिर्फ इंसानों की ही बंदगी है। चलते हैं।